जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने लगे हैं जी एमएफए मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। ये हम पोस्ट रिजल्ट में सीएमएडीसी के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं और ये एक बड़ी यूनिक सी प्रोडक्ट है। और इसमें आपको कोर्स किस तरह से पढ़ाया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें कैसी होंगी, कैसे ये कंप्लीट होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और फिर कल से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी। पहली चीज़ तो ये है कि ये फ्री है लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म के वजह से, यानी कि डेली इसमें लाइव क्लास बिल्कुल फ्री हुआ करेगी। यानी कि ये आज कल परसों 2-3 दिन के लिए नहीं है। ये पहले लेक्चर से लेकर आखिरी लेक्चर तक हर लेक्चर आपके लिए लाइव फ्री ऑफर किया जाएगा, जिसका जो टाइम है 3 बजे से 4 बजे तक का रोजाना। इसी तरह से आपको लिंक मिलेगा, आपने वो लिंक जो है वो ज्वाइन कर लेना और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, इसमें एक और बड़ा जबरदस्त मॉडल है जिसे हम सब्सक्रिप्शन मॉडल कहते हैं। हम लोगों ने ऑफर किया है सीएमएडीसी के अंदर पहली दफा। सब्सक्रिप्शन मॉडल में क्या है जी कि आपने एक बहुत ही मिनिमम सी फीस देनी है जिससे आप हमारे स्टूडेंट बन जाएंगे। और सीएमएडीसी का जो स्टूडेंट बन जाएगा उसको 4 सब्जेक्ट्स यानी कि 4 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम वो बच्चा पढ़ सकता है। नॉर्मली तो 3 पढ़ने चाहिए, हम लोग कहते भी 3 है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं यार हम लोगों ने 4 पेपर्स पढ़ने हैं, तो उसमें उनको ये लाइव क्लासेस 4 सब्जेक्ट्स की मिलती हैं। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि सर वो तो फ्री भी मिल रही हैं लाइव क्लासेस, लेकिन जो हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है उसमें कुछ मजीद एडिशनल चीजें शामिल हैं। यानी कि क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपको पोर्टल मिल जाएगा। यानी कि बेसिकली उसमें पोर्टल है और उसकी थोड़ी सी चार्जेस हैं, तकरीबन 750 रुपए पर सब्जेक्ट पर मंथ बनता है ये। और ये सिर्फ पोर्टल के ही चार्जेस हैं, अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा है। इसके अलावा इसमें पोर्टल के साथ साथ टेस्ट सेशंस भी होते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें आपकी क्यूरीज को रिस्पॉन्स किया जाता है। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप डिजाइन किया गया है जिससे कि आपको कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तीसरा जो मोड है वो सिंपल, हमारा वो जो लेगेसी मॉडल चल रहा है कि आप हर सब्जेक्ट की एक फीस पे, तो ये 3 मोड्स में आप ये कोर्स एनरोल कर सकते हैं। ठीक है जी, एमएफए की तरफ चलते हैं। अगर आप गौर से देखें, एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजीम होता है जी, उसके अंदर आपके 5 पेपर्स हैं जिसमें आप पीआरसी 4 पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें आप एफएआर 1 पढ़ते हैं, एफएआर 2 पढ़ते हैं, जिसमें आप सीफैप 1 का पेपर एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, और फिर आपका एक एमएफए का पेपर होता है। इसी तरह से इतनी ही वेटेज आपकी मैनेजरियल अकाउंटिंग की रिजीम को दी जाती है जिसमें मजीद 5 पेपर्स हैं। इसके अलावा बाकी रिजीम्स भी हैं, जैसे ऑडिटिंग की रिजीम है उसमें 2 पेपर्स हैं, टैक्सेशन आपको 2 दफा पढ़ाई जाती है, लॉ आपको 2 या 3 दफा पढ़ाया जाता है। इसी तरह से अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, बिजनेस मैनेजमेंट, ये वाली चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो बेसिकली ये 5-6 सतून है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एजुकेशन के, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है और आपको उनमें एक्सपर्टीज दी जाती हैं डेवलप करने के लिए। तो मैनेजेरियल अकाउंटिंग रिजीम के अंदर एक पहला पेपर है जो आप लोगों ने पढ़ लिया है, क्यूएम का, पीआरसी 2 का ये पेपर है। और इस पेपर के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी मैनेजेरियल चीजें सिखाई जाती थी। आपने वहां पे ब्रेक इवन एनालिसिस बिल्कुल सबसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो आपने उसके बाद दोबारा सीएमए के अंदर भी पढ़ा था। फिर आपने लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी पढ़ी थी, आपने जो है ना वो लीनियर ऑप्टिमाइजेशन करना सीखी थी, जो आप बीएफडी के अंदर दोबारा सीखेंगे जाके, जो कि आपका मैनेजेरियल का ही एरिया है। इसी तरह से इसमें और बहुत सारी चीजें थी जो आपको वहां पे हेल्प करती थी। फाइनेंस के एरिया में आपने जो कुछ पढ़ा था वो आप एमएफए के अंदर दोबारा पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना है। क्यूएम के अंदर जिन बच्चों को फाइनेंस बड़ी पसंद थी, उन लोगों के लिए ये है कि एमएफए के अंदर इसी तरह का बिल्कुल एक ऐसा बड़ा जबरदस्त एरिया है, बड़ा जबरदस्त चैप्टर है, जिसमें ये सारी चीजें एज इट इज बिल्कुल दोबारा आप लोग पढ़ेंगे और फिर उसमें कुछ एडवांस चीजें भी होंगी। सिमिलरली एमएफए के अंदर जो है वो आपको वो जो बेसिक मैथ और उसके अंदर कैलकुलेशंस और जो हम लोग किया करते थे, बहुत सारी चीजें वो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। तो क्यूएम का पेपर आप लोगों ने पढ़ा है, इसी तरह से सीएमए का पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया है, पास कर लिया है। एमएफए इस वक्त जो करंट स्कीम चल रही है उसके हिसाब से सिर्फ वही लोग जो है ना एमएफए पढ़ सकते हैं जिन लोगों ने कॉस्ट का पेपर पास कर लिया है। यानी कि एमएफए का पेपर देने के लिए ये प्री क्वालिफिकेशन है कि आपने सीएमए का पेपर पास करना है। तो सीएमए के पेपर के अंदर आप लोगों ने रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। ठीक है जी। तो एमएफए का एरिया, एमएफए का सब्जेक्ट जो है ये बेसिकली 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, मैनेजेरियल और फाइनेंशियल। ये 2 डिफरेंट एनालिसिस हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, इसीलिए इसको मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन है, 2 डिफरेंट सेक्शंस हैं, 2 डिफरेंट एरियाज हैं। पेपर भी जब आता है तो मैनेजेरियल का सेक्शन अलग होता है और फाइनेंशियल का सेक्शन अलग होता है। पेपर पैटर्न भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जब आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो बीएफडी का पेपर आपका आएगा, विच इज योर 4th पेपर इन दिस मैनेजरियल अकाउंटिंग regime, एंड देन एमएफए 2। ये आपको करंट एजुकेशन स्कीम के हिसाब से बता रहा हूँ। डेफिनेटली जब नई एजुकेशन स्कीम आएगी तो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन फिर भी न्यू एजुकेशन स्कीम के अंदर भी आपको 4 पेपर जो है वो आपको स्पेसिफिकली मैनेजरियल अकाउंटिंग regime के मिलते हैं।
ठीक है जी। और ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं ना, डिफरेंट पेपर्स, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। जैसे आप लोग सोचते होते हैं अक्सर जनाब, जो सीनियर पेपर्स होते हैं उन सीनियर पेपर्स के अंदर आपको सिनेरियो बेस्ड पेपर दिया जाता है, यानी कि आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाता कि आप डिफाइन कर दें, एक्सप्लेन कर दें, समराइज कर दें। आपको डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाते हैं, सिचुएशंस दी जाती हैं और आपको उसको जो है ना वो रिजॉल्व करना होता है। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि प्रोफिशिएंसी लेवल्स क्या होते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं प्रोफिशिएंसी लेवल और टेस्टिंग लेवल। आईकेएफ जब भी सिलेबस डिफाइन करता है तो वो आपको कहता है कि यार मैं आपसे जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कितनी डेप्थ में आपको पढ़ाऊंगा, और वो प्रोफिशिएंसी लेवल से पता चलता है, प्रोफिशिएंसी लेवल से पता चलता है कि उसको कितनी डेप्थ तक वो आपसे पूछेगा। ठीक है जी। तो प्रोफिशिएंसी लेवल से 3, P1, P2 एंड P3। P1 को फाउंडेशन प्रोफिशिएंसी लेवल कहते हैं, P2 इंटरमीडिएट प्रोफिशिएंसी लेवल होता है, और P3 एडवांस प्रोफिशिएंसी लेवल होता है। अच्छा, अब जो बेसिक आप क्यूएम वगैरह पढ़ते रहे हैं या आपने कॉस्ट वगैरह पढ़ी है, तो उसमें आपने अगर सिलेबस को देखा हो तो वहां पे प्रोफिशिएंसी लेवल P1 होता था, जो नॉर्मली डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, एंड लिस्ट कर देना, इस तरह की चीजें आपसे पूछता था। अच्छा बताएं जी 5 रूल्स क्या है फला चीज के, अच्छा ये बताएं कि ये प्रिंसिपल क्या है, ये चीज बता दें, ये कैलकुलेशन कर लें। इस तरह की छोटी छोटी चीजें ये फाउंडेशन लेवल के ऊपर आती है, P1 जो कि अब आप पढ़ रहे हैं। अब आप लोग जो है ना P2 के ऊपर आ गए हैं, जिसमें आपने अप्लाई करना है, यानी कि आपके पास कुछ नॉलेज होगी और एक सिनेरियो होगा, आपने उस सिनेरियो के ऊपर उसको अप्लाई करना है। आपने एनालाइज करना है किसी सिचुएशन को कि उस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ द टॉपिक, जिस टॉपिक के अंदर रहते हुए आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है जी। यानी कि आपने कम्युनिकेट करना है। वो कहेगा जी अज्यूम करें कि आप सीईओ हैं, अज्यूम करें कि आप सीएफओ हैं और आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, बताएं क्या सोल्यूशन देंगे। तो आपने कुछ सोल्यूशंस निकालने हैं। ये इंटरमीडिएट लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपसे रिक्वायर करता है। तो ये जो आपका पेपर है ना, देखिए मैं ये नॉर्मली ये प्रोफिशिएंसी लेवल नहीं बताता होता बच्चों को, लेकिन आज बता रहा हूं इसलिए कि प्रोफिशिएंसी लेवल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इज योर इंटरमीडिएट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि आपने यहाँ पे लेकर आनी है। सही है जी। तो ये सिनेरियो बेस्ड पेपर्स हैं, ठीक है जी। और इन्हीं को आपने जो है ना वो उसी माइंडसेट और उसी कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। टेस्टिंग लेवल की बात करते हैं। जैसे टेस्टिंग लेवल 3 होते हैं जी, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल। और टेस्टिंग लेवल का सीधा सीधा ताल्लुक जो होता है ना वो आपकी नंबर ऑफ मार्क्स से होता है कि कितने मार्क्स जो है ना इससे पूछे जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली एमएफए के अंदर आपका जो मोस्टली जो आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके केस स्टडीज आते हैं, वो सारे केस स्टडीज आपके इंटरमीडिएट लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपसे रिक्वायर कर रहे होते हैं। इसलिए आपने सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें आपकी थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्ड जो है वो ग्रिप होनी चाहिए इन एरियाज के ऊपर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अभी तक हम देख लेते हैं कि मैनेजरियल और फाइनेंशियल एनालिसिस के सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें आई हैं और वो कितनी पूछी जाती हैं। पिछली 8 अटेम्प्ट्स की एक एवरेज मैंने बनाई है। आपके सिलेबस के 3 सेक्शंस हैं। मैनेजरियल एनालिसिस जिसका सिलेबस वेटेज 30 to 40% है, और नॉर्मली अभी तक आईकेएप ने पिछली 7 अटेम्प्ट में इसको 37% पूछा है, यानी कि वन थर्ड तकरीबन 33.33% होता है। तो वन थर्ड से थोड़ा सा ज्यादा मैनेजरियल एनालिसिस होता है। आईकेएप के चैप्टर्स हैं 1 to 9, ये पढ़ाएंगे आतिफ आब्दी साहब, और वो आपको इसके अंदर बड़ी डिटेल से सारी चीजें गाइड करेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये इसका वेटेज एरिया है 30 to 40, और इसके आईकेएप के 4 चैप्टर्स हैं 10 to 13। इसमें एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और इसकी पिछली 8 अटेम्प्ट की एवरेज 29 है, यानी कि इसमें से 29 नंबर के मार्क्स आते रहे हैं। फिर एक बजटिंग का एरिया है। बजटिंग के एरिया के अंदर आपका जो सिलेबस वेटेज है वो 25 से 35 है। आईकेएप के 3 चैप्टर्स हैं, और क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में तकरीबन 2 इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी। और एवरेज मार्क्स इसके जो है ना वो 34 के आसपास आते हैं, यानी कि देखकर सीधा सीधा नजर आ रहा है कि बजटिंग का एरिया जो है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। इसकी सिलेबस वेटेज सबसे ज्यादा है, काफी आपको ज्यादा हेल्प करता है ये। तो अगर आप एवरेज जमा करने की कोशिश करें, आप में से कुछ साइंसदान ऐसे भी होंगे ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो टोटल तो जरा चेक करें, तो टोटल तो एवरेज लास्ट 8 अटेम्प्ट्स के टैली नहीं कर रहे। तो यस, वो नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो कि पिछली कुछ 4-5 अटेम्प्ट पहले आपके सिलेबस में शामिल होते थे, लेकिन अब वो निकल गए हैं, जिसकी वजह से ये एवरेज जो है ये थोड़ी सी फर्क है। बाकी आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी।
अच्छा, जहाँ तक सिलेबस वेटेज की बात है, मैंने आपके साथ शेयर किया है सिलेबस एरिया, इसमें ये सारे एरियाज़ होते हैं। अब इसमें मैनेजरियल एनालिसिस में क्या-क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या है, बजटिंग किसको कहते हैं, ये चीज़ें अभी मैं ओरिएंटेशन में डिस्कस नहीं करता। बस आप ये समझ लें कि आपका 100% सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा। अगर हम पास्ट पेपर एनालिसिस की बात करें, ख़ास तौर पे अगर हम डिवीज़न करने की कोशिश करें कि मैनेजरियल और फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या-क्या डिविजन्स आती हैं, तो ये आप लोगों के सामने एक मैंने वर्किंग सी बनाई है। अगर हम इसका नीचे वाला सेक्शन देखें तो मैनेजेरियल वर्सेस फाइनेंशियल पोर्शन, इसमें एमसीक्यूज होते हैं, 15 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं तकरीबन। फिर उसके बाद आपका मैनेजेरियल एनालिसिस होता है और फाइनेंशियल एनालिसिस का एरिया होता है, जिसकी डिवीजन मैंने यहाँ पे बना के दी है। ये सिर्फ एक गाइडेंस है कि आप देख लें कि इस सिलेबस के अंदर दोनों चीजें डिवीजन है और हर जो सवाल है वो अलग अलग है। बेसिकली आपने ये नहीं है कि आपने को थ्योरी और न्यूमेरिकल को मिक्स करके पढ़ना है। जो सवाल थ्योरी का है वो थ्योरी का ही है, जो न्यूमेरिकल का है वो न्यूमेरिकल का है। तो ये बेसिकली दो चीजें इन्होंने जोड़ के एक सब्जेक्ट बनाया हुआ है, थोड़ी सी चीजें न्यूमेरिकल की, थोड़ी सी जो है ना वो थ्योरेटिकल की। अच्छा, इसके बाद जो बीएफडी वाला एरिया, खासतौर पे एमएसए 2 जो अगले दो पेपर्स आएंगे ना, उनमें ये होगा कि एक ही सवाल से आपको मैनेजेरियल कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी, मैनेजेरियल बातें भी बतानी पड़ेंगी और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी, लेकिन वो अभी नहीं आ रहा, वो बाद में आ रहा है। तो ये बेसिक है, इस बेसिक के ऊपर जो है ना वो इंशाल्लाह हम आगे कॉन्सेप्ट जो है ना वो डिजाइन करेंगे। एक और चीज छोटी सी याद कर लीजिएगा, ये आप लोगों ने अपने टेस्ट वगैरह के अंदर भी रखनी है, वो ये कि जब आपके पास पेपर आएगा तो आपने उसमें टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये अभी बता देना जरूरी होता है। एग्जाम के पास जाके बताएं तो इसका उतना बेनिफिट नहीं होता। तो पहले 15 मिनट जो है वो आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। देखिए, हर सब्जेक्ट की अप्रोच फर्क हो सकती है, लेकिन एमएफए की जो अप्रोच मैं सजेस्ट करता हूँ या तो साहब सजेस्ट करते हैं वो ये है कि आपने पहले 15 मिनट में एमसीक्यूज करने हैं। उसके बाद अगला 1 घंटे में आपने मैनेजेरियल एनालिसिस के मैनेजेरियल पोर्शन के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेने हैं, जितने आप कर सकें। और उसके बाद आखिरी 2 घंटे आपने फाइनेंस पोर्शन के क्वेश्चंस को देने हैं। ठीक है जी? तो ये फार्मूला याद रखिएगा। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि अल्टीमेटली ओवर द सेशन आपको समझ आते जाएंगे। हम ये देख लेते हैं कि आईकैप ने एग्जामिन कैसे किया है और क्या आईकैप अपने वादे पे कायम भी रहता है या नहीं। यानी कि आईकैप ने वादा किया है कि जो ग्रिड ए है, इसमें 30 से 35 मार्क्स का मैं पूछा करूंगा, यानी कि ऑन एवरेज 40 मार्क्स का। तो उसने अभी तक कितने मार्क्स का पूछा? तो अगर आप ऑल द वे मेरे कर्सर को फॉलो करें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि आईकैप ने 37% पेपर मैनेजरियल एनालिसिस के चैप्टर में से पूछा है, जिसके 9 चैप्टर्स बनते हैं। 40 मार्क्स का उसने कमिट किया था, 37 मार्क्स का पूछा है। ग्रिड बी फाइनेंशियल एनालिसिस 40 मार्क्स का उसने 37.5 मार्क्स का उसने कमिट किया था ऑन एवरेज, और 28 मार्क्स का। तो बेसिकली आईकैप जो है वो अपने सिलेबस एरिया को फॉलो करता है, ये चीज आप ध्यान में रखें। ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म करते हैं। ये जो आपका एरिया है, ये जो आपका पेपर है, ये बड़ा इजी लगता है बच्चों को। इसकी कुछ रीजन है, आगे चल के बात करेंगे। लेकिन पिछली 7-8 अटेम्प्ट्स के अंदर ये वाला पेपर हाईएस्ट रिजल्ट मेंटेन करता है या टॉप 3 में रहता है। जैसे इस तरफ आप देखें, रैंक स्प्रिंग 2025 में, इसका ये मतलब है कि फर्स्ट रैंक आया है एमएफए के बच्चों का, यानी कि सबसे अच्छा रिजल्ट एमएफए का आया है। इससे पिछले अटेम्प्ट में सेकंड रैंक आया था, फर्स्ट रैंक। अच्छा, ये मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे बताना ही चाह रहा हूँ कि पेपर इजी है, इसमें इसको बच्चे इजीली पास कर सकते हैं। उसकी कुछ रीजंस हैं। उसकी रीजंस ये हैं कि जो भी आपके इसमें रिस्क एनालिसिस का एरिया है या जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एरिया है, वो एरिया उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं बनाए जाते, इजी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और दूसरी कुछ और रीजंस भी हैं जो कि अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड से मेरा ये मकसद है बताने का कि भाई टेंशन नहीं लेनी, आपने घबराना नहीं है। ये इजी पेपर है और इसमें पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इंशाल्लाह अगर आप फोकस के साथ बेसिक चीजें करते रहेंगे, वो उन सारी बेसिक्स को फॉलो करते रहेंगे जो मैं बताऊंगा और आगे बताता रहूंगा, जो आतिफ साहब आपको बताएंगे, तो इंशाल्लाह आपका ये पेपर पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। अच्छा, अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस की हैं वो ये है। इस स्लाइड पे हमने देखा कि ये तकरीबन इंटरमीडिएट लेवल का पेपर है। इस स्लाइड पे हमने देखा कि इंटरमीडिएट लेवल की टेस्टिंग आपकी होगी। इस स्लाइड पे हमने देखा कि सिलेबस में कौन कौन से एरियाज हैं और चैप्टर वाइज कैसे डिवाइड हुए हुए हैं। इस स्लाइड पे हमने देखा है कि आईकैप बड़ा फैला के पेपर देता है, और इस स्लाइड से हमें अंदाजा हुआ कि आईकैप जो है ना वो अपने सारे के सारे जो पेपर्स हैं, जो जो सारा एरिया है, उसको प्रॉपर तरीके से पूछता है। इसका ये मतलब है कि आपने जो करना है पूरा करना है। यहां से हमें पता चला कि पेपर इजी होता है, इसका ये मतलब है कि हमारे लिए आसानी होगी इस पेपर के अंदर बहुत सारी। देखिए, आप कहीं भी जाते हैं,
आप उस एरिया पे जाने के लिए सबसे पहले आप उसकी थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। आप ये देखते हैं कि भाई उधर मौसम कैसा है, वहाँ पे क्या खाने पीने को मिलेगा, वहाँ पे कौन सी करेंसी है, वहाँ पे लोगों से कैसे बात करनी है, ये सारी चीजें आप सीखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा कि आपने एक पेपर स्टार्ट किया है, आपको पता होना चाहिए कि इस पेपर की मुश्किल चीजें क्या है, इस पेपर की आसान चीजें क्या है, इस पेपर में क्या करना है, इस पेपर में क्या नहीं करना। ये सारी चीजें ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन कहते हैं, गाइडेंस, प्लानिंग। आपको एक राह दिखानी होती है ओरिएंटेशन के अंदर। तो आपको जो राह यहाँ पे दिखाई जा रही है, उसमें ये बता रहा हूं मैं कि ये राह जो है ये आसान है, ये मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, कुछ एक बड़ी जबरदस्त सी आर्गुमेंटेशन है यहाँ पे मैं करने लगा हूँ आपके साथ कि गुड रिजल्ट की रीजंस क्या होती है। और ये रीजंस मैं इसलिए शेयर करता हूँ, नॉर्मली ओरिएंटेशन अगर आपने मेरी कोई और देखी है तो मैं ये रिजल्ट बताने के बाद ये बताता हूँ कि बच्चों का रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया, रीजंस ऑफ फेलियर क्या क्या होती है। लेकिन यहाँ पे तो सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है इस सब्जेक्ट में, तो इस सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन में मैं ये करता हूँ कि मैं बच्चों को बताता हूँ कि यहाँ पे अच्छा रिजल्ट क्यों आता है, और आपने वो सारी चीजें नोट कर लेनी है, वो आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। पहली चीज ये है कि स्टूडेंट जो है ना, ये फिल्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि देखे ना, FAR 1 का रिजल्ट सबसे बुरा आता है, वो सब्जेक्ट भी अनफॉर्चुनेटली मैं पढ़ाता हूँ। तो FAR 1 का रिजल्ट सबसे बुरा क्यों आता है, वो इसलिए आता है कि उसमें जो बच्चे आते हैं ना, वो PRC से आते हैं, उनका माइंडसेट अभी डेवलप नहीं हुआ होता। कुछ हल्के बच्चे भी होते हैं जो पास कर देते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि CA के लिए नहीं बने लेकिन फिर भी वो PRC पास कर जाते हैं। तो FAR 1 के अंदर वो सारा बच्चा आके बैठ जाता है, और फिर वो कुछ उसमें से कुछ बच्चों जिनकी आदत नहीं होती पढ़ने की, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है फिल्टर आउट होते हैं। आप इस वक्त अगर सीनियर पोजीशन पे मौजूद है, आपने कैफ के अंदर 2-3 साल लगा लिए हैं, तो आप जरा सोचें कि बहुत सारे दोस्त जो आपके साथ जिन्होंने PRC स्टार्ट किया था, शायद उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने छोड़ दिया होगा। तो वो जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होते थे ना, वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से परसेंटेज में इसका रिजल्ट अच्छा आता है, यानी कि जो बच्चे पेपर देते हैं वो सारे सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं। फिर स्टूडेंट एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप लोगों ने जो भी पेपर इससे पहले पढ़े हैं, FAR 1 पढ़ा आपने, कॉस्ट पढ़ी, CMA आपने, टैक्स पढ़ा आपने, बिजनेस लॉ पढ़ा आपने, FAR 2 पढ़ी, उससे आपका एक ऐसा माइंडसेट डेवलप होता है जिसमें आपको पता चल जाता है कि CA के अंदर आप करना कैसे, हाउ थिंग्स आर डन हेयर। तो वो जो एक्सपीरियंस, कम्युलेटिव एक्सपीरियंस आप कैरी करते हैं ना अपने साथ, वो आपको इस पेपर में हेल्प करता है। आपको पता चल जाता है कि यार प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करनी है, पास पेपर की प्रैक्टिस कैसे करनी है, टीचर जो पढ़ा रहा है उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें आपको पता होती हैं, और फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। अगली जो चीज है वो ये है कि इसमें कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा नहीं है जितने हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल QM में पढ़े थे। मेरे ख्याल से QM का पेपर भी इस पेपर से बड़ा होता है, कॉस्ट का पेपर MFA के पेपर से बड़ा होता है। इसमें कॉन्सेप्ट्स कम है, इसमें कैलकुलेशंस कम है, इसमें फॉर्मूले कम है। हाँ, कैलकुलेशंस काफी ज्यादा करनी पड़ती हैं आपको, इसमें लंबे लंबे सवाल होते हैं, उसमें ज्यादा डाटा होता है जिसको आपने हैंडल करना होता है। तो वो चीज एक अपनी जगह मौजूद है, उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, उसको आपने प्रैक्टिस से सॉल्व करना है, अपनी स्पीड बढ़ानी कैलकुलेशंस की। लेकिन कॉन्सेप्ट कम होते हैं, उसका फायदा ये होता है कि आपके लिए इस पेपर की चीजों को, इस पेपर के की पॉइंट्स को याद करना आसान रहता है। चीजें कम होंगी तो इजीली आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं, और प्रीवियस स्टडी से आपको हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीजें अब आपने नोट कर लेनी है, और आपने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करना है। लेकिन जो बच्चे बेचारे फेल हो जाते हैं, देखे ना, अभी भी 40%, 43% रिजल्ट है जो सबसे अच्छा रिजल्ट है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आधे से ज्यादा बच्चे तो अभी भी फेल हो रहे हैं। वो क्यों फेल हो रहे हैं? वो इस वजह से फेल हो रहे हैं कि उनकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होती। सबसे बड़ा जो मसला है, जब मैंने इसके एग्जामिनर कमेंट्स को देखा, एवेल्युएट किया, पढ़ा, तो जनरल एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर एग्जामिनर बहुत सारी ऐसी बातें बताता है जो कि बच्चे के ओवरऑल जनरली फेलियर की वजह होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है वो ये होती है कि बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हमें आदत होती है कि हम एक बड़े कागज के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, हमारे पास एक असाइनमेंट का कागज होता है, एक तो लिखते ही गंदा है, यानी कि गंदा लिखना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद सोचा कि यार एग्जाम में जाके साफ साफ प्यारा प्यारा लिख लेंगे। एग्जाम में जाके साफ साफ प्यारा प्यारा कैसे लिखें? आपके ऊपर तो और बहुत सारे प्रेशर्स हैं, टाइम का प्रेशर है, पास होने का प्रेशर है, घर वालों की दुआएं बहुत ज्यादा आपके ऊपर आई हुई हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, तो आप वहां पे साफ नहीं लिख सकते। फिर क्या होता है, घंटे के बाद हाथ थक जाता है, और हाथ थक जाने के फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे हाथ दबा रहे होते हैं कि यार थोड़ा सा चल जा भाई, हाथ को कहते हैं यार थोड़ा सा चल जा, यहाँ यहाँ पे तो चलना होता है। बहरहाल, ये प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जिसको कि उनको रिजॉल्व करना आना चाहिए, अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर करनी है। फिर पेपर लेंथ ही होता है, जिसकी वजह से बच्चे उसको टाइम पे कंप्लीट नहीं पढ़ जाते, कर पाते। मोस्टली बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो पेपर टाइम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो थोड़ेटिकल पेपर भी होता है, न्यूमेरिकल पेपर भी होता है। आपको कोई बात बताई,
आपको कोई सवाल था आया और उसमें आपको याद आया कि हमारे फलां टीचर ने तो बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल कराई थी इसमें, तो वो एग्जाम्पल लिखना शुरू हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि यार इस पेपर को कितना टाइम देना था, ठीक है जी, इस सवाल को कितना टाइम देना था, और फिर वो पेपर पूरा नहीं कर सकेंगे। पेपर अच्छा खासा आपका टाइम टेस्टिंग होती है, लेकिन हम लोग टाइम बेस्ड या टाइम रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस के आदी नहीं होते। हम लोग 3 घंटे का पेपर एग्जाम हॉल में जाके देते हैं, उससे पहले कभी नहीं देते। और जो भी हम लोग उसके अलावा टेस्ट देते हैं, तो वो टेस्ट जो है ना वो बस किसी पे 1.5 घंटा लग गया तो लग गया, किसी में आप खाना पीना भी कर रहा है तो कर रहा है, कोई बात नहीं, ये कौन सा फाइनल एग्जाम हो रहा है। टाइम रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्टॉप वॉच लगा के मोबाइल के ऊपर आप फिर सवाल करें। ये जो मोबाइल रीलें देखने के लिए रखा हुआ है, इसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इस पे टाइम रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें। एक और चीज होती है, जैसा अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, कि इसमें कैलकुलेशंस ज्यादा होती हैं, तो बच्चे इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते पूरे क्वेश्चन के डाटा को। क्वेश्चन में जनाब 15 चीजें हैं, वो 15 चीजें इंसान बच्चे के जहन में बैठती नहीं है कि यार ये अच्छा ये भी है, ये भी है, इसको उससे भी मल्टीप्लाई करना है, फिर वो वाला फैक्टर भी लगाना है, फिर फॉर एग्जांपल दिन में कैलकुलेशन और होगी, रात के टाइम की और कैलकुलेशन है, पीक आवर्स और है, नॉन पीक आवर्स और है, इसमें जो है ना वो ओवर टाइम में ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चे मिस कर जाते हैं, और उसका नुकसान क्या होता है, वो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चे इस वक्त भी आके इस लेवल के ऊपर भी आके साइन में प्रॉब्लम कर जाते हैं। साइन वो वाला नहीं जो क्या अपने हाथ के सिग्नेचर लिखने होते हैं, जो चीज प्लस में लिखनी होती है उसे माइनस में लिख देते हैं, जो माइनस में लिखनी होती है उसको प्लस में लिख देते हैं। चीजों की जो है ना वो रिसीवेबल को पेबल में कन्वर्ट करके पेबल को रिसीवेबल में कन्वर्ट करने से जो साइन में चेंजेस होती हैं वो बच्चे भूल जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है बच्चों की, जो कि कैसे ठीक होगी, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आनी चाहिए। तो मैंने 4 ऐसे इश्यूज लिखे हैं जिनमें बच्चे फेल होते हैं, और 4 उनके सॉल्यूशंस लिखे हैं। आज क्यों बता रहा हूँ, आज इसलिए बता रहा हूँ कि ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने अभी पहले बात की थी कि कहीं सफर करना हो तो ज्यादा राह साथ रखते हैं, इसी तरह से आपने जो पेपर पढ़ना है तो इसमें आपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जहन में रखना है कि यार ये गलतियां नहीं करनी, और भी बहुत सारी गलतियां होंगी जो हम आपको बताते रहेंगे साथ साथ। तो जनाब, आपको जो चीज बताने वाली है वो ये है कि आपको सारा सिलेबस 100% विद कंप्लीट डिटेल, विद कंप्लीट सफिशिएंसी पढ़ाया जाएगा। कंप्रीहेंसिव पास पेपर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, जितने चाहिए कराने उतने। वो हमें लग रहा है कि यार एक टॉपिक है उसके 8 पास पेपर के सवाल हैं, 3 करा देंगे, बाकी सारे उस जैसे हैं तो 3 होंगे उसमें, जिसमें हमें लग रहा होगा कि यार 8 के 8 ही कराने जरूरी है, उस चैप्टर में हम 8 के 8 भी करवाएंगे। तो 100% सिलेबस पूरा ग्रिड के मुताबिक आपका कंप्लीट होगा। स्टडी मटेरियल आपको क्या क्या चाहिए, फाइनेंशियल पोर्शन के नोट्स चाहिए जो मैं साथ साथ में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आई कैप के पास पेपर है, लास्ट 7 अटेम्प्ट के, वो हमने करने हैं, और आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। देखिए, जो आपके न्यूमेरिकल एरियाज हैं, न्यूमेरिकल सारे सब्जेक्ट्स के अंदर हमेशा आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए, जो कि आपके लास्ट डे में आपके काम आएंगे। देखिए, मैं बच्चों को कहता हूं भाई कि आप पूरे 6 महीने तैयारी करें कि आपने एग्जाम वाले हफ्ते में कैसे पढ़ना है। यानी कि पूरे 6 महीने आप स्लाइड्स बनाएं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करें, इन सारी चीजों को रिजिमिनेट करें, इकट्ठा करें, और एग्जाम वाले वीक में जब आपके पास 2-3 दिन होंगे अभी एग्जाम के अंदर, तो आपके पास एक छोटा सा रजिस्टर बना हो जिसमें हर चीज लिखी हो। ये मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के, न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स के हवाले से बता रहा हूँ। उसके अंदर आपके सेल्फ नोट्स होने चाहिए, छोटे छोटे रूल्स पॉलिसीज रोमन उर्दू में लिख लें, उर्दू इंग्लिश मिक्स में लिख लें कि अगर ये चीज ऐसे होगी तो इसको कैलकुलेशन करते वक्त इससे मल्टीप्लाई करना है, अगला रूल ये चीज ऐसे होगी, अगला रूल फार्मूला, अगला रूल ये चीज। यानी कि एक चैप्टर के आपके जो रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल वो आपके 70 रूल्स होंगे एक चैप्टर के, लेकिन आपको वो सारे याद रहेंगे। कोई सवाल है, अगर ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट हो तो फिर क्या करना है, अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो तो क्या करना है। ये नोट्स आप बनाते जाए साथ साथ में, जो आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है जी। पैटर्न ऑफ स्टडी की बात करते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पहले 3 दिन फाइनेंशियल पोर्शन की क्लास हुआ करेगी। आपको लेक्चर जो है वो इसका 3 बजे से 4 बजे तक डिलीवर होगा, और इस टाइम पीरियड के दौरान लेक्चर छोटा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 50 मिनट का, 40 मिनट का, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर आपका डिलीवर नहीं होगा। थर्सडे और फ्राइडे मैनेजरियल पोर्शन की क्लास हुआ करेगी। मैनेजरियल पोर्शन आदिल साहब पढ़ाएंगे, और उनके लेक्चर्स जो है ना वो आपको डिलीवर होंगे। क्लास टाइम 3 से 4 होगी, पांचों के पांचों दिन, और ये लाइव फ्री होगी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर जो है उसके लिए हमने फिर क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है जो लाइव होगा। ठीक है। लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन हर ट्यूसडे को 9:20 से 10 बजे तक हुआ करेगा शाम में। आपकी ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा लाइव क्लास का, आप 9:20 से 10 बजे तक आएंगे। मोस्टली जो बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं ना वो फाइनेंस पोर्शन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए फाइनेंस पोर्शन का हम लोग लाइव सेशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग मैनेजरियल पोर्शन के भी कर लेंगे लाइव सेशंस, कुछ अभी नहीं, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके 1 आध महीने के बाद वो आतिफ साहब के कर लेंगे,
ताकि आप लोगों के मैनेजरियल पोर्शन के जो इश्यूज हैं वो आप वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो पेड ग्रुप मतलब जो बच्चे जो पूरा पोर्शन पैकेज लेंगे उसके अंदर आता है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो आप कभी भी सवाल पूछ सकते हैं। लाइव सेशन में आप आएंगे, वीक में एक दफा लाइव सेशन हुआ करेगा हर ट्यूसडे को 9:20 से 10:20 तक। किसी भी मजीद सवाल के लिए, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन, परेशानी, टेंशन, इशू सीए के हवाले से, इस सब्जेक्ट के हवाले से आप कोई भी बात पूछना चाहें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, वॉइस नोट कर दें, रिटन मैसेज कर दें। ज्यादा बेहतर है कॉल अगर आप करेंगे तो मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सकूंगा क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपना वॉइस नोट करें, मैं आपको पूरी डिटेल और तसल्ली से अपनी पहली फुर्सत में रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी, हमारे जो 3-4 डिफरेंट मॉडल्स हैं, जिसमें फ्री लाइव कोई रह तो नहीं गया वाली हमारी एक कमिटमेंट होती है कि जिसमें हम बच्चों को फ्री लाइव क्लासेस डेली देते हैं, यानी कि जो बच्चा फीस नहीं अफोर्ड कर सकता वो फ्री लाइव क्लास में आ जाए, बस वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, और थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, फ्री क्लासेस मिलेंगी, उसको कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। टेस्ट सेशन वगैरह लेना है, टेस्ट सेशन अलग से भी होता है, आप अलग से भी ले सकते हैं। अगर आप ये साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप एक सब्जेक्ट परचेज करने की बजाय आप सब्सक्रिप्शन मॉडल परचेज कर लें और सब्सक्रिप्शन मॉडल में आ जाएं। घर वालों को बताएं कि जी एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है, उसमें 3,000 रुपए पर सब्जेक्ट में, 3,000 रुपए पर मंथ में मुझे पढ़ा रहे हैं, आप एक दफा 3,000 रुपए पर मंथ की सब्सक्रिप्शन ले लें, उसके बाद आप हर महीने 3,000 रुपए जमा कराते जाएं। ठीक है, जैस कैश के अंदर ये लग जाता है कि हर महीने 3,000 रुपए ट्रांसफर हो जाए, हर महीने 3,000 रुपए ट्रांसफर हो जाए। आप एक पेपर पढ़ना चाहते हैं, एक पढ़ें, दो पढ़ें। देखें, पहले हम सोच रहे थे कि 3 का मॉडल लेकर आए 3,000 रुपए में, तो ये 3 और 3,000 दोनों 3-3 मैच भी करते थे। लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं यार, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा पढ़ना चाहते हैं और हमारा पर्पस इधर पैसे कमाना नहीं है, हमारा पर्पस CMA-DZ के ऊपर बच्चों को सर्व करना है, खासतौर पर उन बच्चों को जो कि फीस पे नहीं कर सकते और सीए के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके अंदर कमिटमेंट जरूरी है। देखिए, कमिटमेंट है तो आप डेली लाइव क्लास ले सकते हैं, कमिटमेंट है तो आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, फिर पैसे आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये जो सेटअप चला रहे हैं इसकी छोटी सी कॉस्ट है, सारी भी कॉस्ट कवर नहीं कर रहे हैं आपसे। तो और ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई टीएस उठा के टीचर लगा दिए हैं। उसामा वहीद साहब है, फारूक साहब है, ये सारे लोग जो है ये बड़ी देर से पढ़ा रहे हैं और बड़ी इनकी अच्छी फुटिंग भी है स्टूडेंट्स के अंदर। आतिफ आब्दी साहब है, सीएमए के अंदर भी, एमएफए के अंदर भी, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड करता हूँ जी। आप लोगों के क्वेश्चंस अगर कुछ हैं तो नंबर सामने स्क्रीन पे लिखा है, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा। अगेन उसमें यह है कि पहली फुर्सत में मैं मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज।